तो हाँ जी सर जी, आपका नाम शंकर है। आपकी कुंडली बनी है धनु लगन की। राशि आपकी मेष है। कुंडली की मैं बात करूं, वैसे कुंडली काफ़ी अच्छी है, लेकिन एक दो ग्रह मुझे आपके खराब लगे हैं। और आपने जो मुझे सवाल लिख के भेजे हैं, एक तो आपका सवाल है कि आपके दिक्कत आ रही है मैरिज लाइफ में, आपका एक बार तलाक हो चुका है। दूसरा भी आपने जो विवाह किया वहाँ पे भी तलाक की वाली दिक्कत आ चुकी है। एक तो आपका सवाल है विवाह के बारे में कि ऐसा क्यों हो रहा है, विवाह का सुख है या नहीं, और क्या किया जाए। दूसरा सवाल है कि आपकी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, और आपका धन बोझ खर्च हो रहा है, हेल्थ खराब हो रही है, ये क्यों हो रहा है। सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। और वो 12 घर मैं लिख देता हूँ, एक बार पहले आप समझ लो। यह है आपकी कुंडली का पहला घर, यह है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा घर, छठा, सातवां, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर कैसा होगा, मस्तक कैसा होगा, पहले घर से हम देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का घर, कि आप अपनी लाइफ में कितना धन जोड़ेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। ये चौथा घर आपकी माता, मकान और वाहन का है। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर, जो आपका सवाल भी है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य आपका। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। आपने देखो जी, मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि आपका सवाल है आपके भाग्य को लेके कि आप कितने भाग्यशाली होंगे, तो भाग्य के लिए 9वां घर देखा जाता है। तो 9वें घर से देखा जाएगा आपका भाग्य। और 9वें घर में नंबर एक लिख रखा है, 5 नंबर, जो कि है सिंह राशि। इसका जो मालक है वो है सूर्य। तो आपका अगर भाग्य देखना है, हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। ऐसे ही जो आपका सवाल है, ये 11वां घर आपके बड़े भाई बहनों का है। अगर बड़े भाई बहनों के बारे में जानना है, 11वां घर। और 11वें घर में नंबर है 7। 7 है तुला राशि, मालक ये शुक्र बना। तो बड़े भाई बहनों के लिए शुक्र को देखा जाएगा। तो मेरा भाई कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ देखना है, हमें वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। अब आपको मोटा मोटा बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो जो कुंडली होती है, जब कुंडली देखो जी देखी जाती है, कुंडली में कई अच्छे ग्रह होते हैं, कुछ जैसे आपकी कुंडली में काफी ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब हैं। आपकी कुंडली में कई योग अच्छे बने हैं, कुछ दोष बने हैं। और आपकी कुंडली में एक सबसे बड़ा दोष बना है, जो वो कौन सा है, वो दोष है काल सर्प दोष। यहाँ पे बैठा है राहु, यहाँ पे बैठा है केतु। और इधर वाला हिस्सा है पूरा खाली, सिर्फ चंद्रमा यहाँ पे बैठा है। मतलब 9वां घर खाली है, 8वां घर खाली, 7वां घर खाली, छठा घर खाली, सिर्फ 5वें घर में चंद्रमा बैठा है। तो ये बना है, एक होता है जो काल सर्प दोष होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है संपूर्ण काल सर्प दोष, एक होता है आंशिक काल सर्प दोष। मतलब कम मात्रा में जो बना होता है उसे कहते हैं आंशिक काल सर्प दोष। तो ये आपकी कुंडली में जो आंशिक काल सर्वदोष बना है, ये मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा आपकी कुंडली में। और ये जो दोष है, इसका क्या नुकसान होगा जब ये जो दोष है भाई, ये आपको लाइफ में काफी दिक्कतें पैदा करेगा, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, हजारों दिक्कतें पैदा करेगा। खासकर ये जो दोष है, ये जिन घरों में बैठा है उन घरों की हानि ज्यादा होगी। जैसे केतु कहाँ बैठा है, चौथे घर में। राहु कहाँ बैठा है, 10वें घर में। तो इन दो घरों की हानि ज्यादा होगी। और ये दोष ज्यादा एक्टिवेट कब होगा, जब भी आपके ऊपर केतु की दशा चलेगी या फिर राहु की दशा चलेगी, ये दोष एक्टिवेट हो जाएगा। ये जो 9 ग्रह होते हैं भाई, इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर उस समय आता है जब इनकी चलती है दशा। मतलब दशा में ही ग्रह एक्टिवेट होते हैं। और आपको मैंने भी क्या बोला कि जो दोष है राहु केतु वाला काल सर्प दोष, ये ज्यादा एक्टिवेट होगा राहु की या केतु की दशा आने पर। और आपके लिए नेगेटिव बात क्या है कि आपकी राहु की दशा अभी शुरू हो चुकी है। जो दशा होती भाई दो प्रकार की होती है, एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की। कब से चली है, जनवरी 23 से। कब खत्म होगी, 2041 में। 18 साल की दशा है।
इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर है राहु ग्रह का। कितना असर है? 80%। आपकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है, जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, राहु की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% असर होता है जिसकी होती है अंतर्दशा। वो किसकी है? वो भी राहु की है भाई। जनवरी 23 से चली है, 10वां महीना 25 में खत्म होगी। मतलब बड़ी दशा भी राहु की, छोटी दशा भी राहु की। चलो छोटी दशा तो खत्म हो जाएगी 25 में, लेकिन जो बड़ी महादशा वो तो 41 में खत्म होनी है। अभी तो शुरू हुई है, अभी आपका पूरा 1.5 साल हो चुका है ये दशा चली हुई है। अब मैंने अभी क्या बोला कि इस देखो, मैंने अभी बोला कि राहु का आपके ऊपर बड़ा असर है। कितना असर? मैंने बोला 80%। मतलब आपके जीवन के ऊपर आपके 100 में से 80% लाइफ में जो भी कुछ जो भी हो रहा है या आगे होगा, कहीं ना कहीं कारण ये राहु होगा। तो हम आपके अभी राहु ग्रह को देखेंगे कि वो कुंडली में अच्छा है या बुरा है। अगर तो राहु आपका अच्छा निकला, फिर तो आपकी लाइफ में करेगा अच्छा ही अच्छा। अगर राहु आपकी कुंडली में खराब निकला, तो लाइफ में बुरा ही बुरा करेगा। लेकिन आपको मैंने भी क्या बोला कि राहु मुझे आपका अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से राहु आपको बुरे फल देगा। मतलब आप ये समझ लो आपका बुरा समय अभी शुरू हो चुका है। और आप चाहे नोट कर भी लो कि जब से राहु की दशा आई है जनवरी 23 से, नोट कर लेना चाहे कि भाई जब से दशा आई है लाइफ में सत्यानाश कर दिया इसने मेरी। नोट कर लो, चाहे बताने की जरूरत नहीं है। अभी तो शुरू हुई, अभी तो मैंने बोला 1.5 साल हुआ है, अभी तो 41 में खत्म होनी है। मतलब ये आपको हजारों अभी दिक्कतें पैदा करेगा, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़। सवाल कि राहु इतना क्यों खराब है? वो खराब होने का कारण है आंशिक काल सर्प दोष बना है। क्या बुरे फल देगा? तो उसको आप देखते हैं। राहु देखो जी जहाँ बैठा है वो है 10वां घर। मैंने आपको जैसे बोला था राहु 10वें घर को खराब कर देगा, केतु चौथे घर को। इन दो घरों की हानि ज्यादा होगी इस काल सर्प दोष बनने की वजह से। तो पहले राहु की अगर बात करें, राहु 10वां घर जो है ये है किसका? 10वां घर है आपके काम काज का घर, जो आप काम काज करेंगे, चाहे वो नौकरी है, बिजनेस है, जो भी। 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर आपके पिता का भी है, पिता का ऐसा होगा। 10वां घर सरकार का भी होता है। और 10वां घर मान प्रतिष्ठा का भी होता है। ये जो चार चीजें हैं 10वें घर से देखी जाएंगी। और आपको मैंने अभी फार्मूला क्या समझाया था कि घर का मालक देखना है। तो 10वें घर में क्या लिखा है? 6 नंबर, 6 है कन्या राशि। माल किसका बना? बुध। तो हमें 10वें घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा 10वें घर के बारे में जानने के लिए। और बुध के अलावा 10वें घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा। तो राहु देखो जी खराब इसलिए क्योंकि ये आंशिक काल सर्वदोष बना है। वैसे राहु यहाँ पे स्वय राशि में बैठा है। और ऐसा नहीं कि देखो जी, आपके लिए अच्छी बात क्या है, राहु स्वय राशि में बैठा है, फिर भी मतलब आपको 100 में से 40% तक अच्छे फल भी देगा, लेकिन ज्यादा आपको बुरे फल देगा। अब वो बुरे फल क्या देगा? 10वां अगर काम काज का है, तो ये आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। काम काज के घर में बैठा, आपके काम काज में दिक्कतें आएंगी इसकी दशा में। नौकरी कारोबार जो भी करेंगे उसमें दिक्कतें लगी रहेंगी। 10वां अगर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा कोई ना कोई। 10वें घर से सरकार देखी जाती है, सरकार को लेकर दिक्कतें आएंगी, सरकार से कोई आपको दंड मिल सकता है। 10वें घर से मान प्रतिष्ठा देखी जाती है, आपकी मान हानि कर देगा। समाज में मान हानि होगी आपकी बहुत ज्यादा। और इसकी दृष्टियां भी पड़ेंगी। 5वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, धन का घर, धन की हानि कर देगा। परिवार को लेकर दिक्कतें, वाणी कठोर, आपको क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा। 7वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर। और ये जो चौथा घर है ये घर आपकी है माता का घर। मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इनको भी लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। आपको माता संबंधी कोई दिक्कतें आएंगी, माता का बीमार होना या माता से मनमुटाव होना। मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी, वाहन को लेकर, जो आपका वाहन है उससे उसको लेकर दिक्कतें, आपने बोला भी था जो एक्सीडेंट आपके हो रहे हैं राहु की वजह से हो रहे हैं। भूमि, जमीन, जायदाद, घर में क्लेश होगा। 9वीं दृष्टि पड़ेगी छठे घर के ऊपर, रोगी बना देगा, शत्रु बढ़ा देगा। और ये आपको कर्जदार भी बना सकता है अगर खर्चों पे कंट्रोल आपका ना हुआ। कुल मिला के कहने का बस मतलब ये है कि भाई अगर आपने राहु को सही कर लिया, आपकी हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और ये सही होना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी इसकी दशा चली है और ये दशा अभी शुरू हुई है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब इसके आप उपाय लिखो। तो क्योंकि राहु वैसे भी एक दानव ग्रह है, ये आसानी से मानेगा नहीं। आपको काफी इसके उपाय करने पड़ेंगे। पहला उपाय है रात के समय राहु कवच के पाठ है वो आपने पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुना करो। आपने जैसे बोला भी था आप नशा भी करने लग रहे हैं, शराब पी रहे हैं, राहु की वजह से हैं। ये लक्षण होते हैं जब राहु की दशा आती है भाई, हजारों दिक्कतें आती हैं कामों में। मतलब आपका भी कोई काम आसानी से बनेगा नहीं, आपके कामों में रुकावटें बहुत ज्यादा आएंगी।
खप खप के आपका वो काम बनेगा। जैसे कि मान लो आप एटीएम जाएंगे पैसे निकालने के लिए, आपको कई एटीएम घूमने पड़ेंगे पैसे निकालने के लिए, खपना पड़ेगा अभी राहु की दशा में। तो आपने चलो अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, कुंडली बना ली है, क्योंकि आपको देखो जी अगर उपाय करेंगे दिक्कतें नहीं आएंगी। तो पहला उपाय, राहु कवच का पाठ रात को पढ़ना है या इसकी ऑडियो लगा के सुना करो। 2 मिनट का पाठ है, इसको मतलब 2-3 पाठ पढ़ा करो, मतलब एक बार पढ़ लिया है दोबारा फिर पढ़ो, दोबारा फिर पढ़ो, ऐसे ज्यादा पाठ पढ़ने हैं या इसको सुनना है। दूसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। तो ये दोनों पाठ, स्रोत का तो चलो आप कम पढ़ लो लेकिन कवच के ज्यादा पढ़ने हैं। तीसरा उपाय, राहु का दान करना शुरू कर दो। और ये राहु ग्रह का दान क्या होता है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। और ये दान कोशिश करो रोजाना करने की, दान से शांत होगा, जितना दान कर सकते हो किया करो, रोजाना करो अभी क्योंकि कष्ट ज्यादा है, तो रोजाना दान करो, या हफ्ते में 4-5 दिन दान तो कर दिया करो। और दान की वीडियो को देख लेना क्या दान है। चौथा उपाय, राहु के लिए आपको कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें से पहले नंबर पे है आप शिव जी की पूजा उपासना शुरू करो, शिव जी के मंदिर जाना शुरू करो, या शिव चालीसा पढ़ो, या शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप करो, वो सबसे बेस्ट है। या इसके अलावा आप हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं, उससे भी राहु अच्छा होगा आपका, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं। तो ये पाठ करो, मतलब शिव जी, हनुमान जी और दुर्गा जी। और एक आपको मैं वीडियो अलग से भेजूंगा राहु की दशा आने पर क्या उपाय करने चाहिए, उस वीडियो को भी आप एक बार देख लेना। अब तो ये 3 उपाय तो जरूरी है आपके लिए, कंपलसरी हैं। कवच का पाठ स्रोत दोनों पढ़ने हैं या सुनने हैं, दान जरूरी है, और बाकी और उपाय चाहे करो चाहे ना करो ये जरूरी है। और बाकी देखो जी, आप जो आपका धर्म है वो धर्म के हिसाब से भी आप अपने पाठ पूजा करो, क्योंकि आपको थोड़ा सा धर्म का सहारा लेना पड़ेगा इस ग्रह को सही करने के लिए। अब देखो जी, आपका दूसरा सवाल था पत्नी के बारे में, अब उसको मैं कवर कर दूं कि वो कुंडली के हिसाब से विवाह का सुख है या नहीं, या दिक्कतें क्यों आ रही हैं। तो 12 ग्रहों से मैंने बोला था कुछ ना कुछ देखा जाएगा। ये छोटे भाई बहन को ग्रह तीसरा, चौथा घर माता का होता है, पांचवा घर बच्चों का होता है, ऐसे सातवां घर जो होता है किसी भी कुंडली में, सातवें घर से विवाह का सुख देखा जाता है। तो सातवां घर जो है ये आपकी बनेगा पत्नी का घर, कि पत्नी कैसी होगी। और पत्नी के लिए देखो जी फार्मूला क्या था, घर का मालक देखना है, तो सातवें घर में नंबर लिखा है 3, 3 है, मिथुन राशि, मालक इसका बनता है बुध। तो आपकी पत्नी के लिए हमें बुध ग्रह को देखना पड़ेगा। और बुध ग्रह के अलावा एक दो ग्रह और देखने पड़ेंगे। इस सातवें घर के ऊपर जिस जिन ग्रहों की दृष्टि है, दृष्टि पड़ रही है गुरु की, सूर्य की, और शुक्र पत्नी का कारक होता है, मतलब समझ लो 4 ग्रह देखने पड़ेंगे कम से कम आपकी पत्नी का सुख देखने के लिए। लेकिन इसके अलावा एक नुआंश कुंडली होती है पत्नी के लिए, उसको भी मैं देखूंगा। तो सातवें घर के मालिक बुध को देखना पड़ेगा, और शुक्र, ये दो वैसे 2 ग्रह मेन है, बुध और शुक्र, इनका इनका इनको देखना बड़े लेवल पे जरूरी है। सूर्य गुरु इतने जरूरी नहीं जितने बुध शुक्र हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बुध ग्रह आपको, और सबसे मेन है बुध ग्रह जो कि सातवें घर का है मालक। सातवां घर पत्नी का घर, सातवें घर में नंबर 3 लिखा है, मिथुन राशि, मालक बुध। सवाल कि बुध कैसा है, तो बुध कुंडली के बैठा है दूसरे घर में। और दूसरा घर होता है धन जोड़ने का घर, कि आप अपनी लाइफ में कितना धन जोड़ेंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा। दूसरा घर, दूसरा घर परिवार का भी होता है, वाणी का भी होता है। और बुध बैठा है दूसरे घर में, यहाँ पे जो 10 लिखा है ये शनि का घर है, और इस शनि को अपना मानता है मित्र, दोस्त घर में बैठा है। देखो जी ये जो 9 ग्रह होते हैं, अगर ये कुंडली में अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, अपने दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये दुश्मन के घर में बैठे हैं या नीच के बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। तो बुध तो आपका बैठा है दूसरे घर में अपने दोस्त के घर में, ये जो 10 लिखा है शनि का घर है, और शनि को अपना ये मित्र मानता है, जो कि अच्छी बात है मतलब। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रही है कि बुध के साथ ये जो मंगल बैठा है, ये बुध मंगल आपस में अति दुश्मन है। ये मतलब एक पापी ग्रह से, क्रूर ग्रह से पीड़ित हो चुका बुध आपका। और बुध एक दूसरा कारण है कि सातवें घर को पहला घर माने, ये सातवां घर है, इस घर को पहला घर माने, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस घर से आठवें घर में होके बैठा है। ये अच्छी बात, मतलब कोई भी ग्रह है जो अपने घर से आठवें घर में होता है वो अपने घर का नुकसान करता है। बुध की वजह से यहाँ पे विवाह भंग योग बना है, आपको मैं एक विद प्रूफ के साथ भी दिखाऊंगा। तो बुध मतलब ये दिखा रहा है कि आपको वही विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी, पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। और यहाँ पे देखो जी, बुध जो है यहाँ पे, जैसे इस बुध की राशि, बुध क्या है, को कुमार ग्रह है। ये ग्रहों की एक अवस्था होती है, जैसे शनि को वृद्ध ग्रह कहा गया है, ऐसे जो बुध है ये कुमार ग्रह है, ये आपको मैं अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो,
जैसे आपने मुझे बोला था आपका विवाह हुआ जल्दी, उसका कारण क्या है, ये कुंडली में लिख रखा है। यहाँ पे देखो, विवाह कब होगा। अगर बुध सप्तम अधिपति मतलब बुध की राशि हो, विवाह 16 साल में हो जाता है, सबका लिख रखा है। मंगल सतमेश हो 18 साल में, शुक्र हो 20 साल में, गुरु हो भाई सूर्य 24, शनि हो 28 साल में। मतलब बुध, अगर बुध की राशि है विवाह जल्दी हो जाता है। और रति की कुंडली में अगर यहाँ पे देखो बुध है 14 साल को उसका विवाह हो जाएगा। लेकिन आपने जैसे बोला आपका 21 साल में विवाह है, क्योंकि साथ में थोड़ा सा मंगल है, इसने 1-2 साल का विलंब कर दिया। यहाँ पे आप बाद में पढ़ लेना। अब देखो जी, आपका सवाल है कि भाई, क्योंकि यहाँ पे एक और मैं बात बताता हूँ। साथ में अगर में 3 लिखा है, मिथुन राशि है, तो आपकी यहाँ पे देखो मिथुन राशि, और यहाँ पे देखो ये पढ़ो सप्तम भाव में मिथुन राशि वाले पुरुष का प्रा जल्दी विवाह हो जाता है, लिख रखा है देखो शास्त्रों में। क्योंकि बुध जल्दी फल देने वाला ग्रह है। हाँ, यदि बुध पापी प्रभाव में हो और शुक्र तथा भी प्रभाव में हो तो विवाह में विलंब हो जाता है। मतलब आपका जो बुध है उसने आपका एक तो विवाह जल्दी कर दिया, क्योंकि बुध की राशि थी, विवाह जल्दी कर दिया उसने, ठीक है भाई। अब बुध के साथ जो मंगल बैठा है पीड़ित है, और उसके ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि। ये 2 ग्रहों से पीड़ित है, राहु की दृष्टि पड़ रही है और मंगल के साथ बैठा है। इसकी वजह से बुध, क्योंकि बुध क्या है, विवाह भी अगर जल्दी करता है, अगर ये खराब हो तो जो तलाक है वो पहले 1-2 साल में हो जाता है, या तलाक होना है या नहीं होना वो पहले 1-2 साल में रिजल्ट दिखा देता है। तो आपको मैं देखो जी डायरेक्ट बताने को वैसे मैं बता देता, लेकिन आपको मैं सिखाने की भी कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको ये लगे कि मैं अपनी तरफ से भाई बातें नहीं बना रहा। जो भी चीजें हैं शास्त्रों में लिख रखी है, मतलब आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है वो आपके जो पिछले कर्म थे, कर्मों का आपको फल मिल रहा है इस जन्म में, ये कर्मों की बदौलत होती है। अब सवाल की करना क्या है, लेकिन आपको मैंने बोला था 4 ग्रह देखने पड़ेंगे पत्नी के लिए। तो साथ में करके माल को अभी बुध को देखा, जो कि है तो अच्छा था, लेकिन वो मंगल से पीड़ित बैठा है। और शुक्र जो पत्नी का कारक होता है, अभी शुक्र की बात करूं, शुक्र भी इसी घर में बैठा है। शुक्र देखो जी आपको रले मिले फल देगा। शुक्र एक तो इस घर का मालिक है, छठे घर का, छठे घर से देखा जाता है रोग, रोग शत्रु कर्जा। और छठे घर में 2 लिखा है मालक शुक्र, मतलब रोग देखना है शुक्र से देखा जाएगा, शत्रु देखना है शुक्र से। और शुक्र कहाँ बैठा है, दूसरे घर में धन के घर में, मतलब रोग धन। शुक्र ये दिखा रहा है कि आपका रोग के ऊपर भी धन खर्च होगा, मतलब आपकी बीमारी के ऊपर भी आपका धन खर्च कराएगा शुक्र। कौन सी बीमारी के ऊपर, शुक्र है गुप्त अंगों का कारक, मतलब शुक्र के साथ यहाँ पे मंगल बैठा है, ये आपको गुप्त रोग देंगे, जो आपने बोला भी है कि गुप्त रोग कोई है। गुप्त रोग अगर आपको हुआ है वो शुक्र कारण है। और आपका अगर धन खर्च हो रहा है उसके 1-2 कारण, एक तो शुक्र भी आपका धन खर्च कराएगा, साथ में जो मंगल बैठा है, मंगल इस घर का मालिक है बारहवें में घर का, बारहवें में घर से देखा जाता है खर्चा, खर्चा चला गया धन के घर में, मंगल की वजह से आपका धन खर्च होगा। मंगल वैसे आपको धनी भी बनाएगा, लेकिन धन आपका खर्च भी होगा। और ये बाहर मगर विदेश का है, विदेश से भी आपको धन आएगा, मंगल ये दिखा रहा है। यहाँ पे जो दूसरे घर में शुक्र बुध मंगल बैठे हैं, ये आपको ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरे फल देंगे, ये आपको रले मिले फल देंगे। शुक्र इस कुंडली में 11वें घर का भी मालिक है, आमदनी लाभ, आपको धन लाभ भी देगा, धनी भी बनाएगा, इच्छाएं पूरी भी कर देगा। लेकिन बुरे फल क्या देगा, बुरा फल इसलिए क्योंकि साथ में मंगल बैठा, मतलब आपके इस मंगल ग्रह ने बुध को भी खराब कर दिया है, शुक्र को भी। ये पीड़ित हो चुके हैं, आपस में दुश्मन है। अब करना क्या है, मेन सवाल है। और एक और बात, मैंने बोला 4 ग्रह देखने पड़ेंगे, हमने साथ में करके मालिक बुध को देखा, मंगल से पीड़ित है, राहु की दृष्टि पड़ रही है। और शुक्र देखा पत्नी का कारक, वो भी मंगल से पीड़ित है, वो भी ये दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, पत्नी से मनमुटाव होगा, लड़ाई झगड़े होंगे। बाकी साथ में घर के ऊपर गुरु की दृष्टि है, वो इस घर का अच्छा घर है, सूर्य भी ठीक ठाक है। एक मेन, सबसे जो मेन है वो है नुमाश कुंडली। अब आपकी जो नुमाश कुंडली, ये आपकी देखो डिटेल है, नुमाश कुंडली में देखा जाए ये आपकी लगन कुंडली आई है, और ये है आपकी नुमाश कुंडली। यहाँ पे नुमाश कुंडली किसके लिए होती है, नुमाश कुंडली विवाह के लिए होती है, जीवन साथी उसका स्वास्थ्य। और नुमाश कुंडली में क्या देखा जाता है, 7वां घर ही देखा जाता है। जैसे लगन कुंडली में पत्नी के लिए 7वां घर देखा जाएगा, ऐसे नुमाश कुंडली में भी 7वां घर देखा है। और 7वें घर में कौन बैठा है, केतु। ये सबसे नेगेटिव बात है, राहु केतु दोनों पापी ग्रह होते हैं, जहां बैठते हैं उस घर की हानि कर देते हैं। तो आपकी देखो जी, पहले घर में राहु बैठा है और राहु 7वें घर को देख रहा है, मतलब आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें जो आ रही हैं वो नुमाश कुंडली के हिसाब से भी आ रही है। और नुमाश कुंडली में कारण कौन है, एक तो केतु कारण है, जो कि 7वें घर में बैठा है पत्नी घर में, ऊपर से पहले घर से राहु 7वें घर को दृष्टि दे रहा है। तो ये जो राहु आपका है, ये लगन कुंडली में भी आपका खराब है, 10वें घर की हानि कर रहा है। और आपकी नुमाश कुंडली में पहले घर से 7वें घर को देख रहा है, पत्नी घर को। तो पत्नी संबंधी अगर दिक्कतें आई है, ये कारण आपका राहु भी है और कुछ कारण केतु भी है। अब क्या करना है, सवाल ये है। एक तो देखो जी, आपको पत्नी का शुक्र चाहिए, आपको बुध के उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि बुध आपके हैं 7वें घर का मालक, जो कि है पत्नी का घर। और शुक्र के उपाय करने पड़ेंगे।
और शुक्र के उपाय करने से जो आपको फायदे होंगे, सबसे बड़ा फायदा, शुक्र है पत्नी का कारक, ये पत्नी का भी कारक होता है, विवाह का भी कारक होता है, साथ में घर का भी कारक है। तो शुक्र को सही कर लिया, पत्नी संबंधी भी दिक्कतें दूर होंगी, पत्नी का सुख मिलेगा, और आपको अगर कोई गुप्त रोग है, वो गुप्त रोग भी आपका दूर हो जाएगा। तो बुध के सही उपाय करने से, बुध के उपाय करने से, बुध है साथ में घर का मालिक, पत्नी घर का, पत्नी संबंधी दिक्कतें दूर होंगी। और बुध इस 10वें घर का मालिक है, जहाँ ये राहु आके बैठा है। राहु तो कर रहा है 10वें घर को खराब, लेकिन 10वें घर का जो मालिक बुध, वो बुध जो है आपके वैसे काम काज के लिए अच्छा था, क्योंकि 10वें घर को पहला घर माने, 1 2 3 4 5, 10वें घर से वैसे 5वें घर में है, लेकिन 7वें घर से 8वें घर में बैठा है। तो अब सवाल की क्या उपाय करने हैं। अब देखो जी, बुध के जो उपाय हैं वो अपने करने हैं सुबह के टाइम, जिसमें से पहला उपाय, अभी जो बुधवार आएगा, बुधवार से बुध का आपने मंत्र स्टार्ट करना है। और ये मंत्र माला ले लो, अगर माला नहीं है, वैसे 10-20 मिनट बैठ के बुध का जो मंत्र है, चाहे एक माला करो, 2 करो, 3 करो, वो आपकी मर्जी है, जितना कर सकते हो करो। और बुधवार से स्टार्ट करो, और ये संकल्प लेके स्टार्ट करना, जो भी बुधवार आएगा संकल्प लेके कि हे बुध देवता जी, मेरा नाम शंकर है, मेरी जात ये है, गोत ये है, बुध देवता जी आप मेरी कुंडली के विवाह के घर के मालक हैं, और मेरे जो विवाह में दिक्कतें आ रही हैं वो दूर हो जाएं, मुझे विवाह का सुख मिले, इसलिए आपका मैं मंत्र याद किया करूंगा। तो इस प्रकार संकल्प लेके मंत्र शुरू करो। ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः, ये मंत्र है, आपने करना है। दूसरा उपाय, बुध कवच का पाठ आपने पढ़ना है, और ये है पाठ, पहला मंत्र ये पाठ है, 2 मिनट का पाठ है, सुबह के टाइम पढ़ लिया करो, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो, यूट्यूब आपको ये मिल जाएगा, गूगल पे भी आप सर्च करेंगे वहां पे मिल जाएगा। तीसरा उपाय, बुध स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है, दोनों पाठ है भाई, आपने सुबह के टाइम पढ़ने हैं, या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और चौथा उपाय, अगर वैसे इसके काफी उपाय हैं, लेकिन सभी चलो आपको मैं उपाय बता देता हूँ। चौथा उपाय है, आप बुधवार का व्रत रखो, बहुत बेस्ट उपाय है। बुध क्या है, बुध एक देवता है, इसका दिन कौन सा है, बुधवार होता है। तो आपने हर बुधवार को बुध देवता का व्रत रखना है। व्रत में क्या करना है, आपने बुधवार के दिन दिन में कुछ नहीं खाना, सिर्फ फल फ्रूट खाना है, और रात को एक टाइम भोजन करना है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना। और व्रत जिस दिन रखेंगे, मान लो जिस दिन व्रत रखना है, बुधवार को सुबह उठो, नहा धो के प्रार्थना करना कि हे बुध देवता जी, आज आपका मैं व्रत रखूंगा, क्योंकि आप मेरे विवाह के घर के जो मालक हैं, जो मेरी विवाह वाली दिक्कतें आ रही हैं वो दूर हो जाएं, मुझे विवाह का सुख मिले। तो व्रत में, और व्रत जिस दिन रखेंगे, आप इसकी कथा भी सुन लेना, बुधवार की जो कथा होती है वो सुनना, या ये भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। अगर आपको लगता है कि मैंने कभी व्रत नहीं रखा, चाहे रहने देना, लेकिन देखो जी, व्रत रख लोगे अच्छी बात है, फल फ्रूट खा लेना इसमें, और रात को एक टाइम भोजन कर लेना। अब क्योंकि आपको शुक्र के भी उपाय करने पड़ेंगे, जो कि पीड़ित है, अब उस वाले की शुक्र के लिए क्या करना पड़ेगा। तो शुक्र के लिए भी आपने सुबह के टाइम, एक तो इसका जो पाठ है, शुक्र कवच का पाठ, ये कवच में क्या लिख रखा है, ये जो पाठ इसमें पढ़ोगे, इसमें लिख रखा है कि आप मेरे दिल की रक्षा करो, सर की रक्षा करो, मेरे गुप्त अंगों की रक्षा करो। मतलब ये पाठ पढ़ने से आप गुप्त बीमारियों से बचेंगे, जो आपको कोई गुप्त रोग है वो बीमारी दूर होगी, और पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, क्योंकि पत्नी का कारक है शुक्र। 2 पाठ है इसके भी, दोनों पाठ पढ़ने हैं। तो ये दोनों पार्ट सुबह के टाइम पढ़ लो, चाहे दोपहर को पढ़ लो, चाहे रात को पढ़ लो, वो आपकी मर्जी है। बुध वाले सुबह पढ़ लिया करो, और राहु के रात को पढ़ने हैं, शुक्र के जब भी आपका टाइम लगे, कि रूटीन बना लो, उस समय पढ़ लिया करो। और शुक्र का एक और काम है बहुत जरूरी, जो कि है शुक्र का दान करना है। शुक्र का दान कब करना है, हर शुक्रवार को। शुक्र की जो वस्तुएं होती हैं, वो वस्तुएं लेके शुक्रवार को दान किया करो, और दान करते समय शुक्र का मंत्र आपने करते करते दान करना है कि हे शुक्र देवता जी, ये आपकी वस्तुएं हैं, इनका मैं दान कर रहा हूं, ताकि आपको बुरा फल मुझे ना मिले। अब तो ये देखो जी आपके लिए उपाय हैं। बाकी देखो जी, आपके मैं दूसरे ग्रहों को एक बार कवर कर देता हूँ, दूसरे ग्रह आपके कुंडली में कैसे हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे जो पहला ग्रह है, ये पहले ग्रह से आपका शरीर देखा जाएगा, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये चीजें पहले ग्रह से देखेंगे। और फार्मूला क्या था, घर का मालक देखना है। तो पहले घर में लिखा है 9 नंबर, 9 है धनु राशि, मालक पहले घर का बना है गुरु ग्रह, और गुरु कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है भाई। आपको मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि मेरा घर है, मैं अगर अपने घर में बैठा हूँ, तो मैं तो करूंगा अपने घर का अच्छा, अपने घर की सफाई रखूंगा, रक्षा करूंगा, वो काम यहाँ पे पहले घर में बैठा गुरु करेगा। गुरु पहले घर में, अपने ही घर में बैठा है, जो कि भाई बहुत अच्छी बात है।
तो गुरु क्या करेगा, पहले घर का अच्छा अच्छा क्या करेगा, पहला घर आपका शरीर है तो आपका शरीर अच्छा रखेगा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, सर अच्छा, मस्तक अच्छा। गुरु आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा। और गुरु की जो दशा आपकी चलेगी वो समय आपका बहुत अच्छा होगा। इसकी दशा कब चलेगी, बड़ी दशा इसकी चलेगी भाई, ये 41 में चलेगी और ये 57 में खत्म होगी। बड़ी दशा राहु की दशा खत्म होने के बाद चलेगी बृहस्पति की दशा। ऐसा नहीं कि आज अच्छे फल नहीं दे रहा, आज भी अच्छे फल दे रहा, आज अच्छे फल इतने हैं, दशा में अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। और छोटी दशा इसकी कब चलेगी, छोटी दशा भी चलेगी, जैसे अभी देखो मैंने बोला था राहु की छोटी दशा भी आपकी है, अंतर से चली हुई है, खत्म होगी 10वां महीना, 10 तारीख 10वां महीना 25 में। तो आपकी 10 तारीख 10वां महीना 25 में जब राहु की छोटी दशा खत्म होगी, उसके बाद चलेगी बृहस्पति की दशा, 10वां महीना 25 को चलेगी, 28 में खत्म होगी। ये समय भी आपका काफी अच्छा होगा भाई। अगले साल 10वां महीना 25 को चलेगी बृहस्पति की दशा, तो वो समय आपका अच्छा है, 28 में खत्म होगी। तो गुरु आपके पहले घर का अच्छा करेगा, मतलब शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा। और गुरु का एक और घर है, ये चौथा घर, चौथे घर में जो 12 लिखा है माल किसका है, गुरु। तो गुरु चौथे घर जो है आपकी माता, मकान, वाहन का है। गुरु तो ये भी दिखा रहा है कि आपको भाई लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, मकान, वाहन सभी सुख मिलेंगे। और गुरु की दृष्टियां भी हैं, पांचवी पड़ेगी, पांचवें घर के ऊपर संतान के लिए अच्छा है, पत्नी घर को देख रहा है, पत्नी के लिए अच्छा है, नौवें घर को देख रहा है, भाग्यशाली बनाएगा। गुरु देखो जी है तो अच्छा, लेकिन एक नेगेटिव बात है, वो क्या है, गुरु आपका अस्त होके बैठा है। अस्त का मतलब होता है मृत्यु हो चुका, डेड हो चुका है, मतलब इसके जो अच्छे फल हैं अगर आपको मिलेंगे, वो मिलेंगे बिल्कुल थोड़े से कम मात्रा में, क्योंकि अस्त बैठा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसके अच्छे फल आपको ज्यादा मिले, क्या करना पड़े, इसके अच्छे फल बढ़ जाएं कई गुना, तो आपको दो तीन उपाय करने पड़ेंगे। सबसे पहला उपाय जो सबसे बेस्ट है, आप इसका पीले रंग का पुखराज रत्न धारण करो, और वो लेना है अपने 9.25 का। लेने के बाद उसको या तो सोने में जड़वा लो या पित्तल में जड़वा लेना। और राइट हैंड की इस पहली उंगली में धारण करना है, शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को सुबह का टाइम, सुबह 7:15 बजे या 8:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में इसको धो लेना। और धारण करने से पहले गुरु का एक माला मंत्र आप करना कि हे गुरु देवता जी, आपका मैं रत्न धारण करने लगा हूँ, और धारण कर लेना। और अच्छी क्वालिटी का रत्न धारण करना, तभी वो काम करेगा। दूसरा उपाय, आप इसका पीले रंग के कपड़े ज़्यादा पहना करो, पीली वस्तुओं ज़्यादा यूज़ करो। और इसका मंत्र अभी कर सकते हैं, लेकिन अभी मंत्र इसका रहने दो, दूसरे मंत्र करो, क्योंकि फिर मंत्र आपके लिए ज़्यादा हो जाएंगे। नीले कपड़े पहनने बंद कर दो, राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े पहनने बंद कर दो, नीली गाड़ी नहीं रखनी, और भी घर को नीला रंग मत करना। अब देखो जी, हमने पहले घर का माल गुरु देखा, वो तो बड़ी लेवल पे अच्छा है, लेकिन वो अस्त बैठा है। और सबसे बेस्ट उपाय उसका पुखराज जरूर जरूर कर लेना। साथ में जो सूर्य बैठा है वो भी अच्छा है। सूर्य इस घर का मालक है, नौवें घर का, जहाँ से देखा जाएगा आपका भाग्य है। भाग्य देखना है नौवें घर से, नौवें घर में 4 लिखा है, मालक सूर्य है, तो भाग्य जाके बैठा है सर के ऊपर। सूर्य भी आपका बड़े लेवल पे अच्छा है, सूर्य भी दिखा रहा है कि आपको भाग्यशाली बनाएगा, आपको साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, आपको मेहनती बनाएगा, थोड़ा सा आपको क्रोधी भी बनाएगा। तो गुरु सूर्य आपके अच्छे हैं। अब तीसरे घर में चलते हैं, जो शनि बैठा है ये भी अच्छा है। क्यों, क्योंकि शनि जहाँ तीसरे घर में बैठा है वहां पे जो 11 लिखा है, ये शनि का अपना घर है। जैसे गुरु आपका अपने घर में बैठा है, ऐसे शनि भी तीसरे घर में अपने घर में बैठा है। और तीसरा घर होता है पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस, आपको पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का भी होता है, अगर आपका कोई छोटा भाई बहन हो उसके लिए अच्छा है। और बाकी देखो जी, आपके यहाँ पे पांचवें घर में जो चंद्रमा बैठा है, इसकी बात करूं, पहले पांचवा घर समझो किसका है। पांचवा घर है आपकी संतान का घर। संतान कैसी होगी, पांचवा घर, और पांचवें घर में नंबर 1 लिखा है, एक है मेष राशि, मालक है मंगल। तो आपकी संतान के लिए हमें मंगल को भी देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा पांचवें घर में चंद्रमा बैठा है, इसको भी देखेंगे। और पांचवें घर के ऊपर है गुरु की दृष्टि, कम से कम 3 ग्रह देखने पड़ेंगे संतान के लिए। तो सबसे पहले पांचवें घर में जो चंद्रमा है, ये आपका मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि चंद्रमा है इस आठवें घर का स्वामी। आठवें घर में जो 4 लिखा है, मालक चंद्रमा, आठवें घर से बीमारी देखी जाती है। ये बीमारी मतलब आपकी संतान गर्म बैठी, चंद्रमा आपकी संतान गर्म बैठ के आपको संतान संबंधी कोई चिंता पैदा करेगा, या तो संतान को कोई बीमारी दे देगा, या संतान आपकी मतलब लाइफ में उसको कोई कष्ट होगा। चंद्रमा एक लेडीज ग्रह, आपके लड़कियां ज्यादा पैदा कर देगा, लड़का कम होगा, जो संतान ऑपरेशन के द्वारा होगी। कम से कम एक संतान आपकी नष्ट भी हो सकती है चंद्रमा की वजह से। लेकिन मैंने बोला 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। पांचवें घर में जो एक लिखा, मालक मंगल, जो कि दूसरे घर में उच्च का बैठा है। दूसरा घर धन, संतान, धन के घर में उच्च की। मंगल तो ये दिखा रहा है कि संतान होने के बाद वैसे आपकी लाइफ में धन भी आना शुरू हो जाएगा, मंगल ये दिखा रहा है। और गुरु वैसे इस घर को अच्छा कर रहा है।
अब देखो जी आपके यहाँ पे मंगल जो